कहानी की शुरुआत में हमें जॉर्ज नाम के एक शेफर्ड को दिखाया जाता है। उसने बहुत सारे शिप्स को पाला है और उन्हीं की देखभाल करता है और वो इन्हीं शिप्स को अपना परिवार मानता है। उसने कुछ शिप्स का अलग अलग नाम भी रखा है, जैसे कि रेची और रोनी। इन्हें आपस में टाका भिड़ाने का बड़ा शौक है। दूसरा है क्लाउड, जो काफी फ्लफी है लेकिन वो काफी नौटंकीबाज है। बेचारा मोपल काफी बूढ़ा हो गया है लेकिन वो काफी एक्सपीरियंस वाला है। बाकी शिप्स के अलावा वो काफी समझदार है। इनमें सेबेस्टियन काफी खास है क्योंकि वो इन सब से काफी बड़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि उसे झुंड में रहना पसंद नहीं है। वो सारा दिन झुंड से अलग रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे अकेलापन पसंद होगा। इन महारानी का नाम है लिली और वो काफी होशियार है। जॉर्ज उसे काफी स्मार्ट मानता है क्योंकि बिना कुछ बताए वो जॉर्ज की सारी बातें समझ जाती है। तो इसी तरीके से जॉर्ज ने अलग अलग शिप्स के नाम रखे हैं। तो मैंने आपको उन लोगों का नाम बता दिया है जो इस कहानी में काफी काम आने वाले हैं। सुबह होने के बाद सबसे पहले वो इन सारे शिप्स को खाना खिलाता है। इसके बाद वो इन सारे शिप्स का ऊन भी काटता है। इनके एंटरटेनमेंट के लिए फुल जुगाड़ कर रखा है। नीले रंग की एक दवाई है जिसे वो अपने हाथों से एक बीमार शिप को खिलाता है। इस तरह से तो कोई किसी इंसान को भी नहीं खिलाता होगा। रात को सोने से पहले इन सारे शिप्स को एक साथ बैठा करके वो इन्हें कहानियां भी सुनाता है। ज्यादातर वो इन लोगों को डिटेक्टिव वाले कहानियां सुनाता है जिसमें मर्डर, सस्पेंस और मिस्ट्री होता है। जॉर्ज को ऐसा लगता है कि वो बस टाइम पास के लिए इन सारे शिप्स को कहानियां सुनाता है क्योंकि वो जानवर है और जानवर क्या ही कहानी सुनेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये सारी शिप आपस में बात करती हैं। जैसे कि लिली कहती है कि मैंने 2 चैप्टर पहले ही खून के बारे में पता कर लिया था। उस चैप्टर में जो हस्बैंड की पत्नी है ना, उसी ने ही खून किया है। जिस पर मैपल कहता है उसकी पत्नी ने तो पुलिस को पूरा सबूत दे दिया है, फिर वो खूनी कैसे हुई। लिली कहती है कि यही तो बात है। उसने खुद को बचाने के लिए पुलिस को पहले से ही सारे सबूत दे दिए ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि उन्हें सारे सबूत मिल चुके हैं और वो जांच पड़ताल करना बंद कर दें। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो कल जॉर्ज अपनी कहानी पूरी करेगा। तुम देख लेना, बीवी ही कातिल है। अगले दिन जॉर्ज जब उस मर्डर वाले चैप्टर को कंप्लीट करता है तब वो बताता है कि उसकी बीवी ही कातिल थी। मतलब कि लिली बिल्कुल सही बोल रही थी, इसीलिए तो जॉर्ज उसे स्मार्ट कहता है। वैसे एक बात और है, शिप हमेशा गर्मियों के सीजन में ही पैदा होती हैं। जैसे बारिश के मौसम में बरसात आता है ना, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से शिप के बच्चे को देखते हैं जो कि विंटर में पैदा हो गया था, इसीलिए सारे शिप उसे विंटर लैम्प कहते हैं। और विंटर में पैदा होने की वजह से सारे शिप उसे बुरा मानती हैं। हालांकि जो शिप के छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो उसे अपने पास बुलाते हैं खेलने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर एक बूढ़ा शिप आ जाता है जो उस विंटर लैम्प को यहाँ से भगा देता है और फिर बच्चों से कहता है कि वो विंटर में पैदा हुआ था, वो हमसे अलग है, वो कभी भी हमारे झुंड का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन जॉर्ज को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर एक शिप से बहुत प्यार करता है। हालांकि जॉर्ज को अच्छे से पता है कि इस विंटर लैम्प को कोई भी शिप अपने झुंड में नहीं रखता। इसके बाद जॉर्ज अपना एक काम पूरा करने के लिए टाउन की तरफ जाता है। उसके फार्म से टाउन ज्यादा दूर नहीं था। टाउन के अंदर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जैसे कि केलब जो कि एक शेफर्ड है, हैम एक बूचर है, मीट वगैरह काटता है। इस पूरे टाउन में सिर्फ एक होटल है जो कि बेथ का है। इस पूरे टाउन में सिर्फ एक पुलिस वाला है जिसका नाम है टिम और वो थोड़ा सा चूतिया टाइप का है। इस टाउन में एक चर्च भी है जिसकी देखरेख फादर पैट्रिच करते हैं। वैसे जॉर्ज को इसी चर्च में कुछ काम था। बड़े रोब से वो कुछ पैसे डोनेट करता है और फादर से कहता है कि हिसाब चुकता करने आया था। इसके बाद वो वापस अपनी वैन में जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी को लेटर लिखता है। अपनी बेटी को लेटर लिखते हुए उसे यहाँ पर आने के लिए बोलता है। अगले दिन सुबह में हम केलब को देखते हैं जो कि जॉर्ज से मिलने के लिए आया हुआ था। अब जैसे कि वो भी एक शेफर्ड है तो सारे शिप्स को ऐसा लगा कि केलब यहाँ पर झुंड को एक करने की बात करने आया है और इन लोगों को दूसरा झुंड चाहिए भी था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेची और रोनी इन्हें टाका भिड़ाने का बड़ा शौक है। केलब की चमकती हुई कार देख करके इनके मन में लड्डू फूटने लगता है। दोनों दोस्त मिल करके उसे तोड़ने का प्लान बनाते हैं। हालांकि उसे तोड़ने के लिए भागते भी हैं लेकिन सामने लिली आ जाती है जो कि इन दोनों को बड़े प्यार से समझाती है। वो इनसे कहती है कि हमें कोई चीज तब तक नहीं तोड़ना चाहिए जब तक हमें कोई वजह न मिल जाए। दोनों उसकी बात मानते भी हैं। कोई तो वजह थी जिसकी वजह से जॉर्ज केलब पर काफी गुस्सा हो जाता है, यहाँ तक कि वो उसे धक्का मार करके अपने वैन से बाहर भी निकाल देता है। बेचारा मुंह बना करके चुपचाप यहाँ से चला जाता है। सभी शिप ने सपने देख रखे थे कि वो किसी नए झुंड में शामिल होंगे, लेकिन इनका सपना तो चूर चूर हो गया। तो ये बात इन सारे शिप्स को काफी बुरा लगता है। इसीलिए लिली कहती है कि बेहतर यही होगा कि हम भूल जाएं कि कभी केलब यहाँ पर आया था। इन सारे शिप्स में एक खासियत है कि वो किसी भी चीज को पल भर में भुला सकती हैं। अगर कोई बदनसीब है तो
तो वो बेचारा मैपल है, वो कोई भी चीज भुला नहीं पाता, इसलिए बच्चे कहते हैं कि उसे शराप मिला है। खैर जो भी हो, लिली उसे कहती है कि अगर हम भूल भी जाएं तो हमें याद मत दिलाना। थोड़ी देर के लिए ये सारे अपने सिर को नीचे झुकाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। इन्हें याद ही नहीं रहता कि कैलब यहाँ पर आया था। पता नहीं किस वजह से जॉर्ज उस पर इतना गुस्सा था। हालांकि इस बारे में बात करने के लिए लिली उसके पास आती है। वैसे तो जॉर्ज उसे कुछ बताता नहीं है, बस इतना कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जॉर्ज ने अपनी बेटी के लिए जो लेटर लिखा था ना, वो मेल बैग में पड़ा हुआ था और बेथ उसे देख लेती है। यहाँ पोस्ट सर्विस वाली बेथ को खुद बता देती है कि उस खड़ूस जॉर्ज ने किसी को लव लेटर लिखा है। इतना सुनते ही बेथ की तो जल जाती है। क्यों जली ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल वो इस लेटर को धीरे से मेल बैग से निकाल लेती है। इसके बाद हमें मैथ्यू नाम के एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है। इस टाउन में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है और इसी कल्चरल फेस्टिवल को देखने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। बेथ उसे ले जा करके वो फेस्टिवल दिखाती है। फेस्टिवल के प्रोग्राम को देखते ही उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। फेस्टिवल के नाम से स्कैम किया जा रहा था, सिर्फ फोटो रखा हुआ था, सड़े हुए खानों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। हालांकि वो इस चीज के लिए बेथ का विरोध भी करता है। वो तो सीधा बोल देता है कि भाई ये क्या चूतियापा है, मुझे इस फेस्टिवल पर न्यूज कवर करने के लिए भेजा गया है, अब मैं न्यूज में क्या लिखूं, सिर्फ कैंप लगाया हुआ है और कुछ पोस्टर रख करके हो गया फेस्टिवल। जिस पर बेथ गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे बिजनेस करना मत सिखाओ, तुम फेस्टिवल को देखे इसलिए तुम्हारे $10 हुए। बेचारे मैथ्यू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चुपचाप पैसे दे करके यहाँ से निकल लेता है। रात हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो इस टाउन को ही छोड़ करके जा रहा था। इसके बाद बेथ वापस से अंदर जा करके जॉर्ज के उस लेटर को लिखती है। अब बेथ को कौन समझाए कि जॉर्ज ने वो लेटर अपनी बेटी को लिखा है, लेकिन बेथ गलत समझ बैठती है। उसने सोचा कि ये लेटर उसने अपनी प्रेमिका को लिखा है, इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाती है, सामान वगैरह फेंकने लगती है। अब इससे आप समझ सकते हो कि बेथ को जॉर्ज से प्यार है और वो नहीं चाहती है कि जॉर्ज किसी और को चाहे। इधर हमें मालूम चलता है कि मैथ्यू के कार का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो जल्दी से एक टो वैन को बुलाता है जो उसे वापस से टाउन के अंदर लेकर के जाने लगती है। इस दौरान उसे जॉर्ज के मैदान में एक लाइट दिखाई देता है। देखने से साफ पता चल रहा था कि कोई इंसान है जो लाइट जला करके वहाँ से निकल रहा है, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा होने की वजह से उस इंसान के बारे में पता नहीं चल पाता। इसके बाद हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो अपनी वैन में सो रहा होता है। तभी अचानक से कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है। इसके आगे क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। अगले दिन सुबह में लिली देखती है कि जॉर्ज जमीन पर पड़ा हुआ है। एक पल के लिए उसे लगा कि जॉर्ज कोई गेम खेल रहा है, अभी वो उठ जाएगा, लेकिन जब मैपल उसके दिल के धड़कनों को चेक करता है तब उसे मालूम चल जाता है कि जॉर्ज की मौत हो चुकी है। और जब ये बात लिली को मालूम चलता है तो उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तक किस्सों कहानियों में यही सुना था कि इंसान मरते नहीं है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कोई नहीं मरता। हालांकि इस बात के लिए उसे काफी दुख होता है। अब जब ये बात बाकी के शिप्स को मालूम चलता है तो वो सारे शिप्स हड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि इन्हें पता नहीं था कि इंसान भी मरते हैं। अगर इंसान मरते हैं तो ये लोग भी एक न एक दिन मरेंगे। और दूसरी बात ये कि जॉर्ज के जाने के बाद अब इनकी देखभाल कौन करेगा, इन्हें इनकी दवाइयाँ कौन खिलाएगा। इसीलिए लिली फैसला करती है कि हमें जॉर्ज को भूलना होगा। हम इस चीज को झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जॉर्ज को भूलने के लिए सारी शिप्स अपने सर को नीचे झुकाती हैं, लेकिन उसी समय यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है जो कि इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से अपने सेफर्ड को भूलने नहीं दूंगा। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसका कर्जदार हूँ और जब तक हम उसके कर्ज को चुका नहीं देते तब तक हम में से उसे कोई नहीं भूलेगा। उसी समय लिली के सामने एक छोटी सी शिप आती है और वो कहती है कि कहानियों में लोग मरते नहीं है, उन्हें मार दिया जाता है। जॉर्ज का भी किसी ने खून किया है। इतना सुनते ही लिली की दिमाग की बत्ती जलती है। उसे जॉर्ज के बारे में कुछ याद आता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर कैलेब आया हुआ था जॉर्ज से कुछ फाइल पर साइन करवाने के लिए, और तब उसे जॉर्ज के इस हालत के बारे में पता चला। टिम जांच करने के लिए आता है लेकिन उसे कुछ खास मिलता नहीं है। उसी समय मैथ्यू भी रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है। वो कुछ फोटोज वगैरह लेता है और फिर वैन के अंदर चल करके चेक करने के लिए बोलता है। जब टिम उसे अंदर लेकर के जाता है तब इन्हें मालूम चलता है कि जॉर्ज अकेला नहीं था, बल्कि वो किसी के साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। लिली भी इस चीज को नोटिस करती है कि वो अकेला नहीं था। और दूसरी बात ये कि अगर जॉर्ज को बारिश में बाहर निकलना था तो उसने अपनी कैप और कोट
रिपोर्ट क्यों नहीं लिया। अब इससे लिली के मन में शंका होता है और वो सभी को बता देती है कि जॉर्ज का खून हुआ है। वो सबको बताती है कि जॉर्ज रात में अकेला नहीं था, वो किसी के साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। मतलब सस्पेक्ट वही है जो उसके साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रहा था, और वो कौन है इसके बारे में हमें पता लगाना होगा, क्योंकि जॉर्ज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसके कातिल को पकड़वा करके हमें इंसाफ दिलाना होगा। हालांकि लिली इन लोगों से पूछती भी है कि क्या इन लोगों ने कल रात को किसी इंसान को देखा था यहाँ पे। उसी समय विंटर लैम्प सामने आता है और वो इन सब से कहता है कि मैंने जॉर्ज का भूत देखा। अब वो कहना क्या चाहता था इसका मतलब कोई समझ नहीं पाता। अब जब भूत होता ही नहीं है तो ये लोग कैसे मान ले कि कोई भूत था। फिलहाल उसकी बातों को ये लोग इग्नोर कर देते हैं। टाउन की तरफ से इन लोगों को बेल बजने की आवाज सुनाई देती है। तब सेबेस्टियन इन्हें बताता है कि गेट टुगेदर होने वाला है। जॉर्ज के मौत के बारे में सभी को बताया जाएगा, जिस पर लिली कहती है कि हमें वहाँ पर जाना होगा। हो सकता है कि जॉर्ज का कातिल उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा हो। जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि तुम लोग कभी भी यहाँ से बाहर गए हो? आज तक तुम लोग बस यहाँ से लेकर के वहाँ तक गए हो। लिली कहती है कि नहीं नहीं हम जाएंगे। लिली और मैपल जैसे ही रोड के पास पहुँचते हैं ना तो इनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। इन्होंने कभी भी रोड को देखा नहीं था, पार करने की तो दूर की बात है। लिली रोड को पार नहीं कर पाती है, वो तो नीचे गिर पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत भारी काम हो। तभी इनके सामने एक छोटी सी मुर्गी बड़े आराम से रोड को क्रॉस कर लेती है, जिससे लिली और मैपल के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है। दोनों एक दूसरे के साथ में चिपक करके आराम से रोड को पार कर लेते हैं और फिर ऐसे खुश होते हैं जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद ये लोग टाउन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये लोग देखते हैं कि टिम ने सारे टाउन वासियों को इकट्ठा कर रखा है। वैसे तो टिम ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि जॉर्ज को जहर दिया गया था, जिससे लोगों को मालूम चल जाता है कि जॉर्ज का खून किया गया है। लोग जानना चाहते थे कि उसका खून किसने किया, उसे कौन सा जहर दिया गया है। तब टिम इन लोगों को बताता है कि उसे टैक्सिन नाम की एक जहर दिया गया था, जो कि बेरीज में पाई जाती हैं, और बेरीज का पेड़ तो चर्च के हर तरफ है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि आखिर जहर दिया कौन। उसी समय इस टाउन के अंदर एक कार आती है। कार में से रेबेका नाम की एक सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है। टिम उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। रेबेका के साथ में लीडिया नाम की एक वकील भी थी। जब रेबेका से पूछा जाता है कि आखिर वो है कौन, तब जाकर के लोगों के सामने सच्चाई आती है कि वो जॉर्ज की बेटी है। जो लेटर जॉर्ज ने लिखा था ना, वो रेबेका के लिए था। फिलहाल टाउन के सारे लोग काफी हैरान थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि जॉर्ज की ऐसी कोई बेटी भी है। और अब रेबेका के आ जाने से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जॉर्ज के वैन में टिम को एक वसीयत नामा मिला था। उस वसीयत नामा को ला करके वो जॉर्ज के वकील यानी कि लीडिया को दे देता है। लीडिया कहती है कि कल मैं वसीयत नामा पढ़ूंगी, तो जिन जिन का नाम इस पर लिखा हुआ है ना, उन सबको वहाँ हाजिर होना होगा। लीडिया टिम को एक और बात बताती है। वो बताती है कि कल रात को ही रेबेका यहाँ पर आई है। कितना अजीब बात है ना, कल रात को रेबेका यहाँ पर आई और उसी समय उसके डैड की मौत हुई। यह सुन करके टिम को रेबेका पर थोड़ा सा शक होता है। वसीयतनामा पढ़ने से पहले लिली अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर आ गई थी। वसीयतनामे पर जिन जिनका नाम लिखा हुआ था वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद हमें मैपल को दिखाया जाता है, जो खिड़की ढूंढ रहा था ताकि वो उनकी बातें अच्छे से सुन सके, उनके चेहरों को देख सके। लेकिन तभी उसकी नजर एक सब्जी पर पड़ती है। उसने सोचा कि पहले इसे खा लेता हूँ, फिर दिमाग काम करेगा। बेचारा खाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका मुंह लकड़ी के बीच में फंस जाता है। अब वो वहाँ से अपने मुंह को निकालने के लिए छटपटाने लगता है। इसके बाद जब वसीयतनामा पढ़ने के लिए लीडिया यहाँ पर आती है, तब वो यहाँ पर मैथ्यू को देखती है। मैथ्यू का यहाँ पर कोई काम नहीं था, वो बस स्टोरी लिखने के लिए आया था। इसी वजह से लीडिया उसे तुरंत यहाँ से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो सबसे पहले पीटर के पास कॉल करती है। अभी तक पीटर का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन वो भी जॉर्ज का बेटा है और वो साउथ अफ्रीका में रहता है। वसीयतनामे पर उसका भी नाम जिक्र हुआ था, इसलिए उसे भी ऑनलाइन होना जरूरी था। इसके बाद लीडिया अपने सूटकेस में से एक वसीयतनामा बाहर निकालती है, लेकिन वो इसे पढ़ने से मना कर देती है क्योंकि ये 2 महीना पुराना था। वो उस वसीयतनामा को पढ़ती है जो कि अभी 2 दिन पहले जॉर्ज ने लिखा था। वसीयतनामे पर सबसे पहले वो 300 एकड़ जमीन की बात करता है, जिस जमीन को उसने इस समय केलेब को किराए पर दे रखा है। वो उस जमीन को पीटर के नाम पर करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो जिस जगह पर रहता है वो भी 300 एकड़ की जमीन है, तो वो अपनी बेटी रेबेका के नाम पर कर देता है। उसके अंदर रेबेका को कुछ सामान मिलता है, उसकी वैन मिलती है जिसमें वो रहता है, और अब पूरे शिप्स की देखभाल वही करने वाली है। लेकिन एक चीज और था जिसे सुन करके सबके होश उड़ जाते हैं। जॉर्ज ने एक मनी बैंक का जिक्र किया था जिसमें टोटल $30 मिलियन थे। इतनी रकम बहुत ज्यादा होती है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि जॉर्ज के पास इतने सारे पैसे हैं, और अब ये सारे पैसे रेबेका को मिलने वाले
थे। ये लोग पूछते भी हैं कि आखिर उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। तब लिडिया बताती है कि आज से 2 साल पहले जॉर्ज ने सिप के इलाज के लिए एक दवाई बनाई थी। यहाँ उसी दवाई की बात हो रही थी जिसे जॉर्ज अपने बीमार सिप को खिला रहा था। उस सिप को ओफ की बीमारी हुई थी। उस दवाई को बेच करके जॉर्ज को इतने सारे पैसे मिले थे। इधर जो मैपल था वो जैसे तैसे करके खुद को उस लकड़ी से आजाद कर लेता है, लेकिन तभी वो पीछे रखे एक सामान से टकरा जाता है जिससे वो सारा सामान नीचे गिर जाता है। सामान गिरने की आवाज सुन करके सभी लोग काफी डर जाते हैं। मैपल के मुंह पर एक बेडशीट गिर पड़ती है जिसकी वजह से उसका मुंह ढक जाता है। वो भागते हुए होटल के अंदर आ जाता है और सामानों को तोड़फोड़ करने लगता है। इस दौरान जब वो गलती से किताबों को नीचे गिराता है तो तभी टिम जॉर्ज के लेटर को देख लेता है जो कि बेथ ने यहाँ पर छुपा कर रखा था। हालांकि बेथ जल्दी से उस लेटर को उठा करके छुपा लेती है और उस सिप को बाहर भगाने के लिए बोलती है। जैसे तैसे करके केलेब उस सिप को काबू करता है और फिर वो टिम से कहता है कि हमें बहुत जल्द इनके लिए सेफर ढूंढना होगा, वरना ये ऐसे ही टाउन में भटकती रहेंगी। वैसे वो काला वाला बहुत जंगली है। जॉर्ज उसे कार्निवाल से लेकर आया था। यहाँ लिली भी केलेब की बातें सुन लेती है। इसके बाद मैथ्यू जाकर के टिम से मिलता है और उसे बताता है कि जिस रात जॉर्ज का मर्डर हुआ उस रात उसने जॉर्ज के मैदान में किसी को देखा था। कोई था जो टॉर्च जला करके वहाँ से बाहर निकल रहा था। मैथ्यू कहता है कि हम साथ मिल करके इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये केस सोल्व कर दूंगा, बदले में मुझे एक तड़कता भड़कता न्यूज मिल जाएगा। जिसके बाद टिम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे इसी समय आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ कि आखिर कातिल कौन हो सकता है। इतना ध्यान देना कि आप वीडियो को जिस मिनट पर रोक करके कमेंट करोगे वो मिनट कमेंट बॉक्स में मेंशन हो जाएगा। तो फटाफट सभी लोग तुक्का मारो, बताओ कातिल कौन है। इधर लिली अपने दोस्तों के पास आकर के उन सबको बताती है कि ये केस काफी उलझता जा रहा है। टिम इस केस को सही तरीके से सोल्व नहीं कर पा रहा है। इसे सोल्व करने के लिए हमें उसकी हेल्प करनी होगी। जॉर्ज हमें जिस किताब को पढ़ाता था वो किताब हमें उसे देनी होगी। उस किताब को पढ़ करके वो इस केस को सोल्व कर सकता है। उसी समय इन लोगों को मैदान में रेबेका दिखाई देती है जो कि टॉर्च जला करके कुछ ढूंढ रही होती है। जब उसे वो चीज नहीं मिलती है तो वो मायूस होकर के बैठ जाती है। फिर उसी समय उसके पास वो विंटर लैम्प आता है जिसे वो उठा करके उसके साथ में खेलने लगती है। खैर इधर लिली सभी लोगों को जॉर्ज के वैन के पास लेकर जाती है। इनमें से एक सिप को उस किताब के बारे में काफी अच्छे से पता था तो वो सिर्फ अंदर जाती है और उसी किताब को लेकर के बाहर आती है। इसके बाद ये लोग इस किताब को ले जाकर के जॉर्ज के दरवाजे के सामने रख देते हैं। वापस आकर के लिली जाकर के सेबेस्टियन से मिलती है और उससे पूछती है कि ये कार्निवाल क्या होता है। वैसे तो सेबेस्टियन का मूड काफी अपसेट था, वो कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो लिली को बताता है। वो लिली को बताता है कि कार्निवाल वो जगह है जहाँ लोग तमाशा देखने के लिए पैसे देते हैं। मुझे हर दिन एक कुत्ते से लड़ने के लिए उसमें छोड़ा जाता था। मुझे तब तक उस कुत्ते से लड़ना पड़ता था जब तक मैं घायल नहीं हो जाता। फिर पता नहीं कहाँ से वहाँ पर एक दिन जॉर्ज आ गया। वो मुझे वहाँ से खरीद करके अपने झुंड के पास ले आया। जिसके बाद लिली उससे पूछती भी है कि आखिर तुम्हारा झुंड कहाँ पर है, तुम अपने झुंड को छोड़ करके अलग क्यों हो गए। यह सुन करके सेबेस्टियन उसकी तरफ एक पल के लिए देखता है जिससे लिली समझ जाती है कि वो भी एक विंटर लैम्प है, इसीलिए उसे भी उसके झुंड से अलग कर दिया गया था। किताब को पढ़ने के बाद टिम को इतना तो पता चल जाता है कि उसे केस को किस तरीके से सोल्व करना है। पहले तो वो ये पता लगाता है कि बेरी का पेड़ किन लोगों के आसपास है। दूसरा तो वो ये पता लगाता है कि आखिर जॉर्ज को मारने का मकसद क्या हो सकता है। अब किसी और का मकसद का तो पता नहीं, लेकिन रेबिका के पास मकसद है क्योंकि उसे ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे और हो सकता है कि उसे डर हो कि ये पैसे उसके भाई को न मिल जाए। सबसे पहले टिम हैम के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। वैसे तो हैम के पास कुछ खास वजह तो था नहीं, वो बस इतना कहता है कि मैं एक बूचर हूँ, मैं मीट वगैरह काटता हूँ, जो कि जॉर्ज को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो मुझसे नफरत करता था। इसके बाद ये लोग बेथ के पास जाते हैं। टिम उससे पूछता है कि तुम्हारे पास जॉर्ज का लेटर कैसे आया। बेथ झूठ बोलती है, गलती से वो मेरे होटल पर आ गया था, मुझे मिला तो मैंने उसे रख लिया। इसके बाद वो कैलेब के पास जाता है। कैलेब के पास बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन वो उस वजह का जिक्र नहीं करता, वो झूठ बोलता है। फिलहाल वो वजह हमें आगे पता चल ही जाएगा। अभी के लिए कैलेब इतना बोलता है कि जॉर्ज की नजर में मैं बुरा था। इसके बाद ये दोनों फादर के पास जाते हैं। टिम उससे पूछता है कि जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन उसने तुम्हें ढेर सारा डोनेशन क्यों दिया। फादर बताता है कि आए दिन वो मेरे पास आता था क्योंकि उसे अपने बच्चों की तलाश थी, लेकिन मैं उसे कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि ये हमारे नियमों के खिलाफ था। अगर मैं बताता तो मुझे फादर
फादर के पद से हटा दिया जाता, लेकिन फिर भी वो इसके बदले में हमें पैसे देता था। मैंने उन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उन पैसों को चर्च के कंस्ट्रक्शन में लगा दिया है। इसके बाद ये लोग रेबेका के पास जाते हैं, जहाँ टिम उससे पूछता है कि जिस दिन तुम्हारे पिता की मौत हुई तुम इसी जगह पर थी, तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? जिस पर रेबेका बताती है कि हाँ, मैं इस जगह पर थी लेकिन इस टाउन में नहीं थी। उस दिन मैंने एयरपोर्ट पर होटल बुक किया था और मैं वहीं पर रुकी हुई थी। ये केस काफी पेचीदा होते जा रहा था। लिली को एहसास हो रहा था कि जॉर्ज को रेबेका ने ही मारा है, क्योंकि रेबेका ने अब तक काफी झूठ बोला है। उसकी आंखों में झूठ साफ दिख रहा था। तभी यहाँ पर विंटर लैम्ब आता है और वो इन सबसे कहता है कि इसमें रेबेका की कोई गलती नहीं है। रेबेका से जॉर्ज की खुशबू आती है। ये बात सुन करके लिली को कुछ याद आता है। दरअसल पिछली रात को क्लाउड ने भी यही बात बोली थी। आखिर क्लाउड को कैसे पता कि रेबेका में से जॉर्ज की खुशबू आती है, जिसका मतलब साफ था कि क्लाउड कुछ तो छुपा रही है। लिली उससे पूछती भी है कि आखिर बात क्या है। इसके बाद क्लाउड इन लोगों को लेकर के एक कड़े के पास जाता है। दरअसल ये जो कड़ा है ना, ये रेबेका का है। क्लाउड बताती है कि जिस रात जॉर्ज की मौत हुई रेबेका यहाँ पर आई थी। उस रात जब भूख की वजह से मेरी आँख खुली तब मैंने रेबेका को देखा। उस समय रेबेका ने मुझे देखा और मुझे अपने हाथों से सहलाया। उसी समय उसका कड़ा नीचे गिर गया। शायद रेबेका इसी चीज को ढूंढने के लिए वो रात में आई थी। इसके बाद हमें टिम को दिखाया जाता है। मैपल उसके टोपी को लेकर के भागता है। वो टिम को अपने पीछे भगाते हुए मैदान तक ले आता है। यहाँ जब वो अपनी टोपी उठाता है तभी उसे वो कड़ा दिखाई देता है। उसे देखते ही वो समझ जाता है कि ये तो रेबेका का है। इस एक चीज की वजह से रेबेका बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाती है। ये चीज रेबेका का ही था। ये बात साबित होते ही टिम उसके कमरे की तलाशी लेता है और इस दौरान टिम को उसका जूता मिलता है। जब वो जूते को चेक करता है तब उसमें उसे बेरिस लगी हुई दिखाई देती हैं। अब इसके आगे कुछ बोलने या कहने की बात ही नहीं थी। इससे साबित हो चुका था कि रेबेका ने ही जॉर्ज को मारा है। इसके बाद टिम उसे स्टेशन लेकर के जाता है, जहाँ वो रेबेका से पूछताछ करता है। वो पूछता है कि आखिरी बार जॉर्ज से मिल करके उसने क्या किया। तब रेबेका बताती है कि उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उस रात मैं उनके पास गई थी। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर ये बात मैं तुम्हें बताती तो मैं उल्टा फंस जाती, क्योंकि पूरा शक मुझ पर ही आता। मैंने अपने डैड को नहीं मारा है। हमने साथ में बैठ करके काफी समय तक बातें की। उन्होंने मुझे अपने सारे शिप्स के बारे में बताया। वो चाहते थे कि मैं उनके शिप्स को संभालूं। मेरा यकीन करो, मैंने उनकी हत्या नहीं की है। लेकिन टिम उसकी बात नहीं मानता है। वो उसे जेल में बंद कर देता है। टिम उसे बताता है कि कल तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे, जहां जॉर्ज की हत्या में तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। इसके बाद टिम लीडिया से मिलता है और उसे बताता है कि रेबेका ने ही मर्डर किया है। इन लोगों को पहले से ही डाउट था कि पैसों के चक्कर में रेबेका ने ऐसा किया होगा। फिलहाल लीडिया बताती है कि मेरे पास पीटर का कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो अपनी पूरी जमीन और सभी शिप्स को केलेब को बेचने वाले हैं। कल दोपहर में सब कुछ होगा, तो अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। यहाँ पर लिली भी थी जो छुप करके इनकी बातें सुन रही थी। वो वापस जा करके मैपल को बताती है कि अब हम सब केलेब के साथ में रहेंगे, क्योंकि कल वो हमारे झुंड को खरीदने वाला है। केस सोल्व हो चुका है। रेबेका ने ही मर्डर किया था। उसे जेल में बंद कर दिया गया है। कल उसे कोर्ट ले जाया जाएगा। उसी समय मैपल कहता है क्यों न हम एक बार चल करके केलेब के झुंड से मिल आए। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, और वैसे भी अब हमें साथ में ही रहना है। लिली उसकी बात मान करके झुंड से मिलने के लिए जाने लगती है। वहाँ पहुँच करके इन्हें चारों तरफ खाली मैदान दिखाई देता है। तभी अचानक से इनके पीछे से ढेर सारी शिप्स आ जाती हैं। इन सभी का मुंह काफी अजीब तरीके से था। लिली इन्हें बताती है कि अब हम भी तुम्हारे झुंड के हिस्सा होने वाले हैं। केलेब हमारे झुंड को खरीदने वाला है। लेकिन तभी एक शिप सामने आता है और लिली से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। उसी समय इन सब को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल सारे शिप यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद लिली और मैपल भी यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी लिली को एक रोशनी दिखाई देता है और वहाँ पर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये लोग केलेब के फार्म पर पहुँच गए हैं। फार्म के अंदर जाने के बाद इन्हें कुछ दिखाई देता है, जिसे देख करके इनके होश उड़ जाते हैं। इन्हें मालूम चलता है कि केलेब हैम के साथ मिला हुआ है। हैम के जरिए वो शिप्स को कटवाता है। उसी समय यहाँ पर केलेब के कुत्ते आ जाते हैं।
जो इनका पीछा करने लगते हैं। लिली इन कुत्तों से ज्यादा स्पीड में नहीं भाग पाती। एक कुत्ता उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है जो लिली को बचा लेता है। उसने पहले भी कुत्तों से फाइट किया था, इसलिए वो बड़े ही आराम से इन कुत्तों से फाइट करके इन्हें यहाँ से भगा देता है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि इन कुत्तों से फाइट करने की वजह से वो भी काफी जख्मी हो गया था। इस वक्त वो आखिरी सांसें गिन रहा था। लिली उससे कहते भी है कि आखिर तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। सेबेस्टियन कहता है कि तुम भी हमारे झुंड के हिस्सा हो। लिली उसे आखिरी बार गले से लगाती है। उसी समय यहाँ पर एक कार आ जाती है, इसीलिए लिली और मैपल यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों जल्दी से भाग करके अपने झुंड के पास जाते हैं और अपने झुंड को लेकर के यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जब रोड क्रॉस करने की बारी आती है तो सभी शिप रुक जाती हैं। वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए मना कर देती हैं। तभी लिली इन लोगों को बताती है कि कल हमें केलेब खरीदने वाला है और अभी हम उसके फार्म पर से आ रहे हैं। वो हैम के साथ मिला हुआ है जो मीट काटता है। अगर हम आज यहाँ से नहीं निकले तो हमारी भी फील्डिंग सेट हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों सब के सब लिली की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। वो ये कहती हैं कि केलेब हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इन्हें लगा कि ये सारी बातें झूठी हैं, इसीलिए ये सभी लोग उन सारी बातों को एक पल में भुला देते हैं। किसी को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर लिली ने क्या बोला, बल्कि सभी लोग वापस लौट करके फार्म पर चले जाते हैं। लिली काफी मायूस हो जाती है क्योंकि वो अपने लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। मैपल कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो किया, हम सब बेवकूफ हैं, इसलिए हमारे साथ यही होना चाहिए। फिलहाल इस समय लिली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो जॉर्ज के वैन के पास जाकर के बैठ जाती है और वो जॉर्ज को याद करने लगती है। उसी समय यहाँ पर जॉर्ज आता है। ये एक प्रकार से इमेजिनेशन था। वो लिली को गाइड करने के लिए आया था। लिली उसे बताती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कातिल कौन है। हम सभी ने तो सस्पेक्ट को ही कातिल मान बैठे हैं, जिस पर जॉर्ज कहता है कि यही तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सस्पेक्ट को ही कातिल मान बैठते हैं क्योंकि सस्पेक्ट को फंसाना काफी आसान हो जाता है। कातिल ने भी सस्पेक्ट का फायदा उठाया है। उसे पता था कि रेबेका मुझसे मिलने के लिए आने वाली है। कातिल ने उसी चीज का फायदा उठाया है। इसके बाद जॉर्ज उसे अपने दोनों हाथ दिखाता है। एक ब्लू था और दूसरा वाला ग्रीन था। ब्लू समझ में आता है, लेकिन ग्रीन क्यों? बस यहीं से लिली के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो अच्छे से समझ जाती है कि आखिर कातिल कौन है। अब वो ये बात रेबेका को बताना चाहती थी, साबित करना चाहती थी, जिसके लिए इन्हें स्टेशन के अंदर जाना होगा। लिली जा नहीं सकती क्योंकि वो साइज में बड़ी है। उसी समय यहाँ पर विंटर लैम आता है जो इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, वैसे भी मैं छोटा हूँ और कहीं पर भी जा सकता हूँ। इसके बाद वो सबसे पहले येलो पेंट में अपना एक हाथ डालता है और फिर दूसरा वाला हाथ ब्लू पेंट में डालता है। इतना करने के बाद लिली उसे लेकर के स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर एक छोटी सी खिड़की के जरिए विंटर लैम अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो कुछ फोटोज वगैरह लेता है। इस समय ध्यान देना कि लिली उसे गाइड कर रही होती है। फोटो को जमीन पर रख करके वो कुछ लाइन खींचता है। रेबेका को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। विंटर लैम अपना काम करके यहाँ से चला जाता है। सुबह में जब टीम स्टेशन में आता है तब वो उन सारी चीजों को देखता है। तब रेबेका उसे बताती है कि एक छोटा सा शिप अंदर आया था, उसी ने ही ये सब कुछ किया है। एक बड़ा सा शिप भी था जो उसे गाइड कर रहा था। टिम को लगा कि रेबेका बकवास कर रही है, उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। रेबेका का फोटो रख करके उस पर ब्लू लाइन था और वो ब्लू लाइन जा करके जॉर्ज के फोटो से मिला हुआ था। इसी में एक और लाइन था, उस पर येलो रंग गिराया गया था। येलो रंग की वजह से वो ग्रीन हो गया था। फिलहाल एक पल के लिए टिम को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या है। जब वो इसे साफ करने लगता है तो कलर उसके हाथों में भी लग जाता है। अब इसके बाद वो रेबेका को लेकर के बाहर जाता है और पुलिस वालों के हवाले कर देता है, क्योंकि ये लोग रेबेका को कोर्ट ले जाने वाले थे। टिम के साइन करने के बाद जब ये लोग रेबेका को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं, तभी टिम को ये शिप दिखाई देती हैं। यहीं पर वो उस छोटे वाले शिप को भी देखता है जिसके पैरों में रंग लगा हुआ था। अब इन्हीं कलर्स की वजह से धीरे धीरे टिम को भी समझ में आ जाता है कि आखिर सीन क्या चल रहा है। तभी वो पुलिस वालों को रोकता है और उनसे कहता है कि रेबेका ने खून नहीं किया है, बल्कि कातिल कोई और है और वो रेबेका को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसे अच्छे से पता था कि रेबेका अपने डैड से मिलने के लिए आने वाली है और उसी चीज का उसने फायदा उठाया। ये बात साफ है कि जॉर्ज ने 2 लेटर लिखा था, एक रेबेका के लिए और एक अपने बेटे पीटर के लिए। लेकिन जब पीटर को मालूम चला कि रेबेका को $30 मिलियन मिलने वाले हैं तो उससे ये देखा नहीं गया
और लेटर के जरिए पीटर को पता चल जाता है कि रेबेका अपने डैड से जाकर के मिलने वाली है। पीटर ने इसी चीज का फायदा उठाया और शुरू से ही अपना नाम बदल करके पीटर हमारे बीच में ही था और वो कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू है। हालांकि मैथ्यू कहता भी है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पर सिर्फ रिपोर्टिंग करने आया हूँ। जिस पर टिम कहता है कि मुझे सब समझ में आ गया है, तुमने यहाँ से वापस लौट कर जाने का नाटक किया, जानबूझ करके अपने कार का एक्सीडेंट भी किया ताकि लोगों को तुम पर शक न हो। उस रात जब जॉर्ज वैन में अकेला था तब तुम उससे मिलने के लिए गए, मौका देख करके तुमने उसके ड्रिंक में जहर मिलाया। उसे पीने के कुछ समय के बाद जॉर्ज का हाल बेहाल हो गया। उसी समय तुमने एक नया वसीयतनामा लिखा और उसे टेबल पर रख दिया, लेकिन जब तुम वहाँ से वापस निकलने लगे तब जॉर्ज ने तुम पर हमला किया। तुम दोनों के बीच में फाइट हुई और वो तुम्हें आराम से हरा सकता था, लेकिन जॉर्ज पर जहर का असर होने की वजह से तुम जीत गए। जिस दिन वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था उस दिन भी तुम वहीं पर थे, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता था कि लीडिया तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल देगी। बाहर आते ही तुमने लीडिया से कॉल पर पीटर बनकर बात किया। रेबेका को फंसाने के लिए तुमने उसके कमरे का लॉक तोड़ा और फिर तुमने उसके जूते में बेरी को लगा दिया। रेबेका सस्पेक्ट थी इसलिए वो आराम से फंस गई, लेकिन तुमने अपने पीछे एक सबूत छोड़ दिया और वो था जॉर्ज का हाथ। जॉर्ज की दवाइयाँ नीले रंग की थी तो उसका हाथ नीला होने का एक रीजन था, लेकिन फिर वही हाथ ग्रीन कैसे हो सकता है। आखिरी बार जब हमने उसकी बॉडी को देखा तो उसका हाथ ग्रीन था, होटल का बेड शीट भी ग्रीन था। उस रात जॉर्ज का कत्ल करने के बाद तुम उसी बेड शीट पर सोए थे। हाथापाई के दौरान जॉर्ज ने तुम्हारे बालों को जोर से पकड़ा, जिसकी वजह से उसका एक हाथ नीले से हरा हो गया, क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए तुमने अपने बालों में सस्ता वाला येलो डाई लगवाया है। तुमने अपना होलिया इसलिए बदला ताकि लोगों को ये न लगे कि तुम अपनी बहन की तरह या फिर तुम अपने डैड की तरह दिखते हो। हालांकि मैथ्यू कहता है कि बालों का रंग बदल लेने से ये नहीं साबित होता कि मैं कातिल हूँ। तभी टिम उसके कपड़ों में से एक बाल लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारे डीएनए से पता चल जाएगा कि तुम जॉर्ज के बेटे हो या नहीं। अगर साबित हुआ कि तुम उसके बेटे हो तो तुम ही कातिल हो। मैथ्यू काफी डर जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि मैथ्यू ने उसका पूरा पोल खोल दिया है। वो जल्दी से भाग करके अपनी गाड़ी में बैठता है और यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर रोनी और रेची आ जाते हैं और आपको तो पता ही है कि वो टाका भिड़ाने में कितना तेज हैं। वो तो बस मौके का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें मौका मिल भी जाता है। ये दोनों जा करके मैथ्यू की कार को ठोक करके उसकी हालत खराब कर देते हैं। इसके बाद पुलिस मैथ्यू को अरेस्ट कर लेती है। इस तरह से रेबेका बेगुनाह साबित होती है और उसे वापस से आजाद कर दिया जाता है। आखिरी बार टिम उन शिप्स की तरफ देख करके स्माइल करता है और एक प्रकार से वो उनका शुक्रिया भी करता है क्योंकि उन्हीं की वजह से ये केस सोल्व हो पाया। इसके बाद रेबेका केलेब के शिप्स को भी खरीद लेती है और फिर उन्हें भी अपने फार्म पर ला करके अपने झुंड के साथ में एक कर देती है। इसके बाद वो इन सब की देखभाल करती है, इनको कहानियाँ सुनाती है। विंटर लैम अभी भी झुंड से अलग था। लिली उसके पास जाती है और उससे कहती है कि अब से तुम्हारा नाम जॉर्ज है। इसके बाद वो उसे भी अपने झुंड में शामिल कर लेती है, मतलब कि अब वो अकेला नहीं रहा, अब उसका भी एक परिवार हो चुका है। तो इसी के साथ ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।